जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस की सॉल्यूशन सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अपन कंप्लीट सॉल्यूशन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, ठीक है, और इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर अलजेब्रा इस साल इस पेपर में नहीं आई थी। ठीक है, तो सारे वीडियोस जो है आपको प्लेलिस्ट वाइज नीचे लगे हुए मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हो। और DU, BSU और SU के अभी तक हमने जितने सॉल्यूशन डिस्कस करे हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट वाइज अरेंज कर दिया है ना। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट पार्ट का अपडेट जो है आप तक ज़रूर आ सके। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP y डैश बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, और y की वैल्यू x बराबर 0 पे 3 दी है। देन y दिया है आपको 1/1 माइनस एक्स। तो सेटिस्फाई द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट द इनिशियल कंडीशन, सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन बट नॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डज नॉट सेटिस्फाई आइदर द डिफरेंशियल इक्वेशन और द इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, इनिशियल कंडीशन पहले चेक कर लेते, फिर उस हिसाब से देख लेंगे, है ना, क्योंकि इनिशियल कंडीशन चेक करना पहले ज़्यादा ईजी पड़ेगा अपन को। तो y आपको ये दिया हुआ है, x बराबर 0 पर y की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो जैसे ही आप x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू तो आ गई 1। तो ये तो क्लियर हो गया कि सेटिस्फाई नहीं करेगा काय को, इनिशियल वैल्यू कंडीशन को। तो अब देखो कोई एक आध ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाना है। ये देखो ये गलत हो गया ना, सेटिस्फाई द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। वो तब आप कहते हैं कि जब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा था और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा, पर इसको तो नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, और क्या है, सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन, तो ये हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या दे रहा है कि देखो सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन दे रहा है, बट ये तो कर नहीं रहा, तो सीधी बात है ये भी गलत हो गया। तो अब बी या फिर डी में से कोई एक ऑप्शन क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए चेक कर लेते हैं। अब देखो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो वाई डैश को dy/dx लिख दिया, वाई स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेशन लगा सकते हो, y का टर्म एक तरफ, x का टर्म एक तरफ हो गया। तो पूरा सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन, -1/y बराबर x प्लस सी आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या लिख सकते हो, -1/x प्लस सी। कॉन्स्टेंट निकालना है तो इस चीज़ का अपन इस्तेमाल कर लेंगे, y 0 बराबर 3। तो जैसे ही आप x को 0 रखोगे और y को 3 रखोगे तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। तो आपका जो टोटल सॉल्यूशन आया सॉल्व करने पर वो क्या आ जाएगा, y बराबर 3/1 माइनस 3x। क्लियर, तो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब उसने ये पूछा है कि क्या ये जो फंक्शन आपने लिखा है y बराबर 1/1 माइनस एक्स, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखना इसमें y डैश निकालना अपन को, dy/dx, तो वो निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो dy/dx आप जैसे ही करोगे किसका, y बराबर 1 माइनस एक्स का, तो ये क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको चाहो तो होल स्क्वायर भी लिख देना, तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और वो क्या है, y तो है सिर्फ, तो y डैश बराबर पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, y स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब आपने इसको डिफरेंशिएट करा तो आपको आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो सीधी बात है, ओडी जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है पर इनिशियल कंडीशन को नहीं। तो इसीलिए अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट, सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट द इनिशियल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू वाई डैश प्लस 2y बराबर cos x इज e⁻²x x स्क्वायर log x sin x। तो अगर आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बर्नौलीज इक्वेशन ही है, x से डिवाइड कर देना दोनों तरफ। ठीक है, तो देखो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी अपनी, ये दी हुई है, x से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो y डैश प्लस 2yx y बराबर cos x/x आ गया, है ना। अब ये बर्नौलीज इक्वेशन हो गई, क्या होती है बर्नौलीज इक्वेशन, dy/dx p इंटू, देखो ये कुछ p और यहाँ पे कुछ q होगा, दोनों फंक्शन ऑफ x हो जाते हैं। तो ये 2/x फंक्शन ऑफ x हो गया, cos x/x आ गया। तो इसका आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे देते हो, e⁻इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो p आपने क्या मान लिया, 2/x, तो e इंटीग्रेशन 2/x dx करोगे तो e⁻2 और 1/x का log x, तो ये आ जाएगा। और log के बाहर अगर कोई नंबर है तो पावर ऊपर चली गई, तो e⁻log x स्क्वायर। e से और ये log क्या हो जाते हैं, इन्वर्स होते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फंक्शन आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर के 4-5 रूल होते हैं, तो आप उनको ज़रूर पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो।
क्वेश्चन नंबर 26 है द ओवर डैम्प्ड मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन द पोटेंशियल वेल वी एक्स सेटिस्फाई द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपको चीज़ें दी हुई हैं, गामा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर माइनस वी डैश एक्स। ठीक है, वेयर गामा इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो आप देखना इसमें थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गामा एक कांस्टेंट दिया है, तो सीधी बात है ना, टी पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो आप जब भी कभी इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो गामा को। ठीक है, इससे ये चीज़ मिल गई। तो वो सॉल्यूशन पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होगा इसमें से। ठीक है, तो सिंपल है, वैसे वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, वेरिएबल को आप सेपरेट कर सकते हो। तो देखो गामा एक कांस्टेंट दिया है, ठीक है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए, गामा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर माइनस वी डैश एक्स। तो देखो एक्स वाले फंक्शन को मैंने एक्स के साथ रख दिया, टी वाले फंक्शन को मैंने टी के साथ रख दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे गामा इधर क्यों लिया है, वो अपन ऑप्शन के हिसाब से आपको समझ में आ जाता है कि गामा को लेके कहाँ जाना है आपको। ठीक है, अब देखना ये वी डैश एक्स लिखा हुआ है और 1 में है। ठीक है, तो आपको देखो फंक्शन डिफाइन तो है नहीं कि वो फंक्शन क्या है, तो आप इंटीग्रेट करके उसको कुछ दूसरा नया बना देते, तो आपके इस इंटीग्रेशन को ऐसा ही रहने दोगे क्योंकि आपको फंक्शन पता ही नहीं है क्या है वो। ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड माइनस इंटीग्रेशन वी डैश एक्स डी एक्स 1/गामा, क्योंकि कांस्टेंट है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो आपने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया और 1 dt, तो ये क्या आ जाएगा टी अपॉन गामा प्लस सी, क्योंकि कोई भी इनिशियल वैल्यू कंडीशन आपको दी नहीं है कि x बराबर 0 पे y की वैल्यू इतनी होगी तो आप वो कांस्टेंट को हटा पाते, तो इसीलिए कांस्टेंट आ गया और ये ऐसा का ऐसा रहा। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले आऊँगा और c को इधर ले जाऊँगा, तो ये आ जाएगा 1/v डैश एक्स डी एक्स प्लस टी अपॉन गामा बराबर, और वो इधर जाके क्या हो जाएगा c माइनस सी, तो उस माइनस सी को क्या मैंने मान लिया एक सी डैश कॉन्स्टेंट। तो क्लियरली ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव, संसार से अलग। ठीक है, और बाकी ये ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। अब देखना ये काफ़ी क्लोज था, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन वी डैश एक्स अपॉन टी गामा, तो इधर बराबर 0 दे रहा है, बराबर 0 नहीं होगा, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनिशियल वैल्यू कंडीशन नहीं दे रहा कि x की इतनी वैल्यू पर y की वैल्यू इतनी होगी, तो आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट c आ रहा है वो 0 हो जाएगा। आगे समझ में, इसीलिए नन ऑफ द अबव आंसर होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू टी बराबर यू एक्स एक्स इज लप्लास इक्वेशन, वेव इक्वेशन, 2 डायमेंशन हीट इक्वेशन, 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, जो टॉपिक है ये लैप्लास और वेव वगैरह वाला इक्वेशंस वाला, ये ड्यू के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कौन कौन सी इक्वेशन क्या होती हैं, कैसी होती हैं। देखो वेव इक्वेशन 1 डायमेंशन के लिए क्या होती है, अगर u फंक्शन मानने हो x और t का, तो आप ये लिखोगे डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और अगर सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना चाहती हो, सिंबल के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यू टी टी बराबर सी स्क्वायर इंटू यू एक्स एक्स हो जाएगा। तो ये तो हो जाती है वेव इक्वेशन। इसको याद रखने का तरीका ये है कि इसमें पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव देखना 2 बार लिए गए हैं। ठीक है, तो 2 ऑर्डर की हो जाती है ये इक्वेशन, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो वेव इक्वेशन को। अब बात करते हैं अपन हीट इक्वेशन की 1 डायमेंशन के लिए। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल टी बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इसमें याद कैसे रखेंगे, किसका फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, देखना हीट टी आ रहा है तो टी का ही आपके ले लेते हो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसे याद रख सकते हो हीट टी का ही। ठीक है, ट टी ऐसे याद रख लेना, तो ऐसे याद हो जाएगा। अब देखना अगर मैं इस इक्वेशन में c बराबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है, अगर इसी इक्वेशन में मैं c बराबर 1 मान लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यू टी बराबर यू एक्स एक्स आ जाएगा c बराबर 1 की जगह पे। तो इसका मतलब ये जो अपन मैं क्वेश्चन से पूछ रहा था वो यही है। ठीक है, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब अपन कौन सा डिस्कस कर लेते हैं और लैप्लास देख लेते हैं, लैप्लास इक्वेशन कौन सी होती है। तो लैप्लास इक्वेशन ये होगी 2 डायमेंशन के लिए ही होती है लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर एक्स। ये सारा एजप्शन कब मान के चल रहे हैं, जब यू को आप फंक्शन ऑफ एक्स टी, अगर वेरिएबल चेंज हो जाए तो उस हिसाब से वेरिएबल को एडजस्ट कर लेना। तो ये आ जाएगा सिंबल के फॉर्म में यू एक्स एक्स प्लस यू टी टी बराबर 0। इसमें सबसे खास बात क्या है, कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक है, बाकी दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो ये एक पहचान करने का तरीका हो गया कि लैप्लास में कांस्टेंट आता है। ठीक है, हीट इक्वेशन में एक
टी होता है एक वेरिएबल होता है जिसका पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री का होता है, और इसमें सभी पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड डिग्री के होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इसका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2yz इंटू पी प्लस जेड एक्स क्यू बराबर 3xy। ठीक है, तो जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लो, हमेशा कोशिश करो कि आप उसको पहचान सको कि किस तरह की है। ठीक है, पहचान लोगे तो आपको मेथड भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा लगाना है, चार पिट मेथड लगाना है या लग्रांज इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो आप जैसे ही देखो इसको लिख लोगे तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि डी जेड अपॉन डी एक्स और डी जेड अपॉन डी वाई दिया है, और इस फॉर्म से कंपेयर कर लोगे पी स्मॉल पी प्लस क्यू स्मॉल क्यू बराबर आर के फॉर्म में। तो ये आपको समझ में आ गया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है तो लग्रांज इक्वेशन से सॉल्व करोगे। लग्रांज इक्वेशन को आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। पी क्या हो जाएगा 2yz, क्यू क्या हो जाएगा zx, और आर क्या हो गया आपका पूरा 3xy, है ना। तो ये लिख लिया आपने, बस वही मैंने पी इन सब की वैल्यू पुट कर दी, इनको रेशियो को नंबर दे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप ये समझो मेन चीज़ क्या है कि आंसर इसमें वेरी कर जाता है हमेशा, है ना। तो कौन सा रेशियो लेना नहीं लेना है वो आप थोड़ा ऑप्शन से देखो, फर्स्ट सेकंड लेना है, सेकंड थर्ड लेना है, या फिर फर्स्ट थर्ड लेना है। तो ऑप्शन पर आते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक्स वाई का रिलेशन और वाई जेड का रिलेशन, एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एक्स वाई और वाई जेड लेना है तो एक्स वाई इससे मिल जाएगा यानी कि फर्स्ट सेकंड रेशियो से, और वाई जेड आपको कैसे मिल जाएगा, सेकंड थर्ड रेशियो से। तो पहले फर्स्ट सेकंड रेशियो कंपेयर कर लो, ये लिख देना डी एक्स अपॉन 2yz डी वाई अपॉन जेड एक्स, जेड से जेड खत्म हो गया। ठीक है, एक्स को एक तरफ कर दिया और वाई वाले टर्म को एक तरफ कर दिया। ठीक है, ये आ गया, इंटीग्रेशन कर देना तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आ गया। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया और इस 2 से ये 2 खत्म तो वाई स्क्वायर प्लस सी आ गया। 2 को मैं ट्रांसफर करा देता हूँ तो एक्स स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर प्लस 2c हो गया। 2c को एक नया कांस्टेंट मान लेना तो c डैश, और 2y स्क्वायर को इधर ले आया तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस साइन आ गया ना, 2y स्क्वायर बराबर c डैश हो गया। इसको सॉल्यूशन नंबर 1 मान लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सेकंड थर्ड रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो सेकंड थर्ड को आप जब कंपेयर करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा डी वाई अपॉन जेड एक्स बराबर डी जेड अपॉन 3xy। एक्स से एक्स खत्म हो गया तो ये लिख लिया। अब z को एक तरफ और y वाले टर्म को एक तरफ, ये आ गया, इंटीग्रेशन कर दो अब। तो 3y स्क्वायर अपॉन 2 बराबर जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ c2 कांस्टेंट मान लेना क्योंकि पहले सॉल्यूशन में अपने c1 माना है, और यहाँ पे अपॉन में 2 क्यों लगा दी है, ताकि एक साथ ही क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा 2। तो 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर c2। ठीक है, तो आपके पास एक तो सॉल्यूशन क्या आ गया, ये वाला आ गया, और एक अपन ने ये वाला निकाल लिया। तो आप जानते हो अगर u और v सॉल्यूशन है तो आप उसको कितने तीन तरीके से लिख सकते हो, फाइव यू वी बराबर 0, u बराबर फाइव वी और v बराबर फाइव यू। अब आपने उससे फॉर्म कौन सी पूछी हुई है, ये वाली फाइव यू वी बराबर 0 वाली, तो उसके फॉर्म में अपन सॉल्यूशन को लिख देंगे। ये पता लग गया अपन को एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन ये पता लग गया तो फाइव बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर कॉमा 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर किसी दूसरी फॉर्म में लिखने को आ जाए, ज़रूरी थोड़ी ना हर बार यही है, तो उसके लिए अपन देख लेते हैं। अगर u बराबर 5 ही लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर 5 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख दो, ये भी करेक्ट है। अगर v बराबर 5u की फॉर्म में लिखना है तो v वाला जो आप फंक्शन मान के चल रहे हो तो 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो दोनों ही फॉर्म क्या है, करेक्ट है, और ये तो है ही करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, द इक्वेशन डेल जेड अपॉन डेल एक्स ई की पावर वाई बराबर डेल जेड अपॉन डेल वाई ई की पावर एक्स हैज़ द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालने को बोल रहा है। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस तरह की इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है या फिर नॉन लीनियर हो रही है ना, उस हिसाब से अपन सॉल्यूशन लगाएंगे। तो देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये आपने इक्वेशन लिख ली। अब आप इसको क्या कर लो, p मान लो, तो ये p मान लिया, इसको q मान लो क्योंकि ये तो इनका सिंबॉलिक फॉर्म होता है ना। ठीक है, इसको मैं यहाँ ले आया तो p की पावर y माइनस क्यू की पावर x बराबर 0 हो गया। और जब आपने इसको कंपेयर करोगे तो ये तो लग्रांज इक्वेशन बन गई। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई पार्शियल। ठीक है, तो आपको पता है तो आप p को क्या मान सकते हो, e की पावर y, q को क्या मान सकते हो माइनस, ये माइनस साइन नहीं भूलना है ना, तो माइनस e की पावर x, और यहाँ पे तो 0 दिया है तो r क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब आप क्या करोगे, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, या फिर लग्रांज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोला जाता है। तो ये लगा दोगे और आप रेशियो कंपेयर करके निकाल लेते हो।
अब देखना P की वैल्यू रख दी मैंने, Q की वैल्यू रख दी और R की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और गौर से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर फर्स्ट और सेकंड रेशियो को कंपेयर कर लेते हो तो देखना x वाला टर्म एक तरफ आ जाएगा और y वाला टर्म एक तरफ आ जाएगा। तो आप इन दोनों रेशियो को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो पहले अपन ने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड रेशियो को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। ठीक है, ये दोनों आ गए, ये वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा, e की पावर y यहाँ dy के संग आ गया, है ना। अब इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस का साइन आ जाएगा और इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया। तो e की पावर x, e की पावर y, यहाँ जीरो था तो एक कांस्टेंट c1 मैंने मान लिया। तो मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया पहला। ठीक है, अब आप देखना कि अगर आप इस वाले को, थर्ड वाले को इन सब के साथ कंपेयर करोगे तो वेरिएबल फंस जाएगा कहीं ना कहीं। यहाँ z आ जाएगा तो फिर यहाँ e की पावर y को करोगे तो dz के साथ आ जाएगा, तो वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो अपन ने क्या करा, इस तीनों रेशियो को एक k नंबर के बराबर मान लिया, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो एक फिक्स्ड नंबर k के बराबर ले सकते हो। तो dz को आपने k के बराबर आप जैसे ही ले लोगे तो देखना, और इंटीग्रेशन लगा दोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई के जीरो आ गया। इंटीग्रेशन कर दोगे तो z बराबर क्या आ जाएगा, c2, एक कांस्टेंट आ गया। अब आपको पता है, इससे पहले वाले एग्जांपल में अपन ने देख लिया था, अगर दो c1 c2 टाइप के ऐसा मिल जाए और ये दोनों सॉल्यूशन आ जाए तो आप इसको तीन फॉर्म में लिख सकते हो। वो तीनों फॉर्म मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में आपको बता दी थी। तो 5u अगर लिखते हो बराबर जीरो के, तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, z कॉमा e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर जीरो। तो एक सॉल्यूशन तो ये है। अब ऑप्शन में कहीं पे भी ऐसा 5 फॉर्म वाला नहीं दे रहा, तो अपन दूसरी फॉर्म को ट्राई करते हैं, क्योंकि क्या एक से ज़्यादा फॉर्म हो सकती है, किसी से भी आंसर आ सकता है आपका, है ना। अब देखो, अगर मैं ये वाली फॉर्म ट्राई करता हूँ, क्या u बराबर 5e वाली, ठीक है, तो देखना z बराबर क्या लिख जाएगा, 5 e की पावर x प्लस e की पावर y। अब क्या ऐसा कोई टर्म दे रहा है आपको, तो वो अपन चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में। तो अपन ने देखा कि देखना, इसमें a दे रहा है, इसमें b दे रहा है, पर अपने में तो वेरिएबल आ ही नहीं रहे ऐसा कुछ। ये पॉसिबल हो सकता है e की पावर x प्लस e की पावर y। ठीक है, तो देखो ये अपन कैसे कब कहेंगे कि ये हो जाएगा। आप जानते हो, जब ये तो जनरल सॉल्यूशन है ना, फाई क्या हो सकता है, फंक्शन होगा e की पावर x e की पावर y का। तो अगर फाई e की पावर x e की पावर y को अपन ये ले लें, e की पावर x प्लस e की पावर y, कहने का मतलब क्या है, फाई एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम कर रहा है। आप जो भी इसमें वेरिएबल अंदर अंदर रख रहे हो वो ही आपको वापस मिल जा रहा है। तो आप अगर स्पेशल केस ले लेते हो तो इससे आपको z बराबर e की पावर x प्लस e की पावर y मिल जाएगा, जब ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। तो अपना ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो सबसे बढ़िया शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर फंक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं दिया ना क्वेश्चन में, तो सबसे बढ़िया डिफरेंशिएट कर लो और डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दो, आंसर आपका सेटिस्फाई कर जाए, दोनों तरफ एक LHL RHL बराबर आ जाए, तो पक्का है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो बस वही कर देते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स ई की पावर x, डेल जेड अपॉन डेल वाई ई की पावर y हो गया। इक्वेशन अपन को ये दी थी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स रख दोगे तो e की पावर y आ गया, और डेल जेड अपॉन डेल वाई रख दोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। मतलब हाँ, वो आप देख लेना क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ गया e की पावर x, और डेल जेड अपॉन डेल वाई आ जाएगा e की पावर y, और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जीरो आ गया। तो पक्का डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया।